अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। मैं नौशाद सर आज आपके लिए 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब हम जानते हैं कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व के दम पर कौन कौन से युद्ध किए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। मामला यूएन पहुंचा। इराक को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, पर इराक नहीं माना। इसलिए सुरक्षा परिषद ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की आज्ञा दे दी और 34 देशों की मिलीजुली सेना बनाएगी इराक के लिए, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे और इस सेना के 75% सैनिक अमेरिका के थे। इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। इस युद्ध का सीधा प्रसारण टीवी पर किया गया, इस वजह से इसे वीडियो गेम वार भी कहते हैं। और इस युद्ध के अंदर बहुत ही उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से इसे कंप्यूटर वार भी कहते हैं। हालांकि युद्ध से पहले सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन जब युद्ध हुआ तो इराक हार गया। हाँ, सद्दाम हुसैन की सरकार इराक के अंदर बरकरार रही। इस युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा। खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। हालांकि लड़ाई में नुकसान होता है, चाहे कोई जीते या हारे। हारने वाले का नुकसान तो होता ही है, जीतने वाले का भी नुकसान होता है, क्योंकि उसके सेना के सैनिक भी मारे जाते हैं, हथियार खर्च होते हैं लड़ने में। लेकिन अमेरिका को नुकसान नहीं, फायदा हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद अमेरिका के हथियारों की बिक्री में तेजी आई। युद्ध के बाद जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरब से अमेरिका को बहुत पैसा मिला, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को अपने हथियार बेचे। अब जरा दूसरे युद्ध पर नजर डालते हैं, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अल-कायदा को जिम्मेदार माना और अल-कायदा के खिलाफ ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच शुरू कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमले किए गए थे। इस हमले के लिए या ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के लिए अमेरिका ने यूएन की भी परमिशन ले ली, यानी अमेरिका ने अपनी शक्ति का मिसयूज किया और दिखाया कि वो यूएन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस युद्ध में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया और नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। जब युद्ध होता है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। और उसूल ये होता है कि नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी नहीं की जाएगी, क्योंकि आम नागरिकों का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ सैनिक क्षेत्र पर बमबारी की जाए, नागरिक क्षेत्र पर नहीं। लेकिन अमेरिका ने नागरिक क्षेत्र पर भी बमबारी की थी। अब जरा तीसरे ऑपरेशन पर नजर डालते हैं, जो बहुत मशहूर हुआ था 9/11 के नाम से। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हो गया और अमेरिकी सेना का मुख्यालय पेंटागन भी प्रभावित हुआ, जबकि राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बच गए। इस हमले में 3000 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। यह अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाला हमला था और अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले को 9/11 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका में महीने को पहले लिखा जाता है और तारीख को बाद में लिखा जाता है। तो 9/11 जो है उसका संक्षिप्त रूप है। 9/11 के हमले के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू कर दिया और 9/11 के हमले के लिए जिम्मेदार माना अल-कायदा को। और अल-कायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया। अब जरा चौथे ऑपरेशन पर नजर डाल लेते हैं, जिससे अमेरिका का वर्चस्व तेजी से बढ़ गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जी, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला करके ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर दिया। अमेरिका लंबे समय से इराक पर इल्जाम लगा रहा था कि इराक में व्यापक पैमाने पर जनसंहार के हथियार मौजूद हैं, पर यूएन ने इराक के खिलाफ हमले की परमिशन नहीं दी, क्योंकि जांच के दौरान एक हथियार नहीं मिला। फिर भी अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। अब अमेरिका के वर्चस्व वाले इस दौर में भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में भी बात की जाती है। जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और सोवियत संघ के साथ दोस्ती की,
जिससे भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हो गए। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद और वैश्वीकरण को अपनाने की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों के अंदर सुधार आया। जैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय काम करते हैं। इसी तरीके से अमेरिकी कंपनी वायुयान बनाने वाली कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी भारतीय हैं। भारत से निर्यात होने वाले सॉफ्टवेयर का 65% भाग अमेरिका को जाता है और अमेरिका के अंदर उच्च तकनीक वाली बड़ी बड़ी कंपनियां 15% कंपनियां भारतीयों ने शुरू की है। इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध लगातार सुधर रहे, पर संबंध बढ़ने के साथ साथ विवाद पैदा हो गया और संबंध बनाने के लिए 3 संभावित रणनीतियां बताई जाती। पहली नीति के अंदर यह कहा जाता है कि भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। दूसरी नीति के अंदर यह कहा जाता है कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए, विकासशील देशों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार कर लेना चाहिए। और तीसरी नीति के अंदर यह बताया जाता है कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए और खुद अपना विकास करना चाहिए। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध इतने जटिल नहीं है जी, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध बहुत जटिल है। इसलिए भारत को इन तीनों रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए संबंध बनाने पड़ते। अब हम जरा कुछ चित्रों पर नजर डाल लेते हैं। पहले चित्र के अंदर अखबार की कटिंग दिखाई गई है जिसमें 9/11 के हमले को दिखाने की कोशिश की गई है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। अरब के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों को हाईजैक कर लिया और इन विमानों को अमेरिका की इमारतों की सीध में उड़ाया। करता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान WTC से टकराए। तीसरा विमान अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन से टकराया। चौथे विमान को अमेरिकी संसद से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरा। इस हमले में 3000 लोग मारे गए। यह अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाला हमला था और इस हमले की तुलना 1814 और 1941 के हमलों से की गई थी। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन DC में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। ये अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला था क्योंकि अमेरिका जब बना था 1776 में, तब से लेके अब तक अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ। इसलिए 9/11 के हमले को बहुत ही खतरनाक हमला माना जाता है। और ये जो दूसरा कार्टून है इसके अंदर अमेरिका की विदेश नीति को दिखाया गया है। दोनों कार्टून ND सिंगर ने बनाए और कार्टून में अमेरिका की विदेश नीति को दिखाया गया। अमेरिका एक लोकतंत्र वाला देश है, पर वो दूसरे देशों के साथ लोकतंत्र जैसा बर्ताव नहीं करता। इस चित्र में दिखाया गया है कि अगर अमेरिका से दोस्ती है तो अमेरिका से दोस्ती करके फायदा उठाया जा सकता है, या अमेरिका से दोस्ती है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका से दोस्ती नहीं है तो अमेरिका उस देश पर हमला करके उसे बर्बाद कर सकता है। तीसरे चित्र के अंदर अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को दिखाया गया। आज पूरी दुनिया में अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व देखा जा सकता है और पूरी दुनिया के अंदर डॉलर का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉलर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, यानी पूरी दुनिया में आज अमेरिका के नाम का सिक्का चलता है। और ये जो अगला कार्टून है इसके अंदर अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को दिखाया गया है। ये कार्टून अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को दिखाता है। इस कार्टून में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति फौजी की ड्रेस पहना है जिस पर अलग अलग देशों के नाम लिखे हैं और उस फौजी की पीठ पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। जिन देशों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर अमेरिका हमला कर चुका है और झंडा बताता है कि ये फौजी अमेरिका का है। आज कोई भी देश अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के दम पर कहीं भी अचूक हमला कर सकता है, जैसे अमेरिका ने इराक पर, अफगानिस्तान पर, सूडान पर हमला किया और UN की भी परमिशन दी। और ये जो 5वां कार्टून है ये कार्टून अमेरिका के दखल को या हस्तक्षेप को दिखाता है और कार्टून का टाइटल है अमेरिका के अंगूठे तले। अमेरिका हर देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल देता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा है और वो सारी दुनिया को अपने अंगूठे तले रखना चाहता है। ये जो छठा चित्र है इसके अंदर अमेरिका के सैनिक खर्च को दिखाया गया है। अमेरिका के नीचे के जो 12 देश है वो एक साथ मिलकर जितना खर्च अपनी सुरक्षा पर करते हैं उससे कहीं ज्यादा अमेरिका अकेले खर्च करता है। और जो देश सेना पर खर्च करते भी हैं उनमें से ज्यादातर देश अमेरिका के सहयोगी हैं या मित्र हैं। यानी आज अमेरिका का सामना कोई नहीं कर सकता सैनिक शक्ति के मामले।
और ये जो आखिरी कार्टून है, इसके अंदर दिखाया गया कि अमेरिका का वर्चस्व कब तक चलेगा। अमेरिका का वर्चस्व हमेशा कायम नहीं रहेगा। ये दुनिया एक मंच है और आज अमेरिका इस मंच पर अपना प्रोग्राम दिखा रहा है, अपना ड्रामा दिखा रहा है। लेकिन जब अमेरिका का वक्त पूरा हो जाएगा तो किसी और का वर्चस्व या किसी और का प्रोग्राम ड्रामा शुरू हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी देश का वर्चस्व हमेशा कायम नहीं रहता। शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशाली देश के वर्चस्व को कम कर देती है। जैसे 17वीं सदी में फ्रांस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा अपनी सुरक्षित जान पड़ता था और जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए खड़े हो गए। इसी तरह अब से कुछ सालों बाद कुछ देशों का गठबंधन या महाशक्तियों का गठबंधन अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर कर देगा। चीन, यूरोपीय संघ, जापान ऐसे देश हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका तीसरा चैप्टर, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम कीमत पर नोट्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप हमसे कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।